सुप्रभात बच्चों। आज हम ऑनलाइन कक्षा में मेरे संग की ओर से पाठ का सारांश समझेंगे। प्रस्तुत पाठ मेरे संग की ओर से एक विशेष प्रकार की शैली में लिखा गया संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए किस प्रकार से लीक से हटकर जिया जाता है, यह पाठ ऐसी ही औरतों पर केंद्रित है। समकालीन हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था तथा कथा साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने अपने समय और समाज की विभिन्न समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे थे। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की नानी, दादी, माँ तथा अपनी चारों बहनों के बारे में से परिचित कराया है। लेकिन लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती हैं कि वे उनकी नानी को वह देख नहीं सकी थी क्योंकि उनकी माँ की शादी से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी नानी एक परंपराओं को मानने वाली पर्दानशी तथा अनपढ़ स्त्री थी। उनके पति शादी के तुरंत पश्चात ही बैरिस्ट्री के लिए विलायत चले गए थे। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री करके जब वे वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत झलकने लगी थी। नानी पर इन सब बातों का जीवन में उनके कोई भी नानी इन सब चीज़ों से दूर रहती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा अपने पति पर जाहिर नहीं की। अपनी मृत्यु निकट आने के को जानकर उन्होंने अपने पति के मित्र जो प्यारेलाल शर्मा थे उनको बुलाया और अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से कराने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छानुसार उनकी पुत्री का विवाह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से हुआ। उनकी माँ का जीवन लेखिका की माँ का जीवन बिल्कुल सादा व्यतीत हुआ। लेखिका की माँ रात्रि के समय खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास किया करती थी। वैसे भी लेखिका की माँ बहुत कमज़ोर शरीर वाली थी। वे घर में किताबें पढ़ती, संगीत सुनती तथा साहित्य चर्चा करती थी। उनकी माँ झूठ नहीं बोलती थी और दूसरों लोगों के द्वारा बताई गई गोपनीय बातों को वह बहुत ही अपने तक ही सीमित रखती थी। उनका घर बाहर दोनों ही जगह सम्मान हुआ करता था। लेखिका की परदादी सदैव लीक से हटकर काम करती थी। वे फालतू सामान एकत्र नहीं करती थी बल्कि उन्हें दान में दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर भगवान से इच्छा जाहिर की थी कि उनके यहाँ लड़की उत्पन्न हो। ईश्वर ने भी उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में एक के बाद एक 5 लड़कियां व एक लड़का दिया। एक बार जब घर के सभी लोग बारात में गए थे तब और घर की स्त्रियां रत जगा कर रही थीं, तब उनके घर में एक चोर घुस आया। जिस कमरे में परदादी सो रही थी उसी कमरे में वह चोर घुसा और कुछ आहट होते ही दादी की आँख खुल गई। चोर डर गया। तभी उस परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया। उसे अपना बेटा मानते हुए उसे चोरी का काम छोड़ते हुए खेती करने का नेक काम करने की सलाह दी। चोर ने भी उनकी बात मानकर चोरी छोड़ दी और वह खेती करने लगा। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी का जश्न मनाया गया तब लेखिका टाइफाइड बुखार से पीड़ित होने के कारण अपने ही कमरे में रहीं। वे बाहर नहीं आई। लेखिका अपनी नानी, माँ, दादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में बताती हैं कि उनकी बड़ी बहन मंजुल, जिसे घर पर सभी रानी कहते थे, शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू किया। दूसरे नंबर की लेखिका स्वयं शादी के बाद मृदुला गर्ग के नाम से लिखने लगी और इसके बाद की 2 बहनें रेणु व चित्रा लेखन कार्य से दूर रहीं। सबसे छोटी बहन अर्चला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा राजीव भाई भी हिंदी में लिखने लगा। उनकी बहन रेणु जो बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिता और परिवार की दबाव के कारण उसने बीए किया। वह अपने दूसरों को पढ़ाना उसको अच्छा लगता था। उसके खुद के अंक तो कम आते थे परंतु उसके द्वारा पढ़ाए गए व्यक्ति के अंक अधिक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। अपनी पसंद के लड़के से ही उसने विवाह किया। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश किया और पिता की मर्जी से ही विवाह किया। बाद में लेखन कार्य में वह भी संलग्न हो गई। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर में जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा।
जहाँ सिनेमा देखने जाने पर पति पत्नी को अलग अलग बैठना पड़ता था, वहाँ मर्दों और औरतों को एक साथ नाटक कराने के लिए उसने राजी किया और उससे प्राप्त धनराशि को उसने अकाल राहत कोष में एकत्र किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रहीं। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। तब लेखिका ने वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाओं को लेते हुए एक स्कूल खोला। बाद में इस स्कूल को कर्नाटक सरकार के द्वारा मान्यता मिल गई। लेखिका सोचती थी कि अब शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने में एक अलग ही मज़ा होता है। व्यक्ति यदि यह चाहे तो हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बस वह दृढ़ संकल्पी और निश्चयी होना चाहिए। बच्चों, पाठ का सारांश समझ लेने के बाद आप इसके प्रश्न उत्तर करना भी आवश्यक है। प्रश्न पाठ के अंतर्गत प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं? लेखिका की नानी को उन्होंने देखा नहीं था क्योंकि उनकी माँ के विवाह से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पर लेखिका की नानी ने उनके जीवन को प्रभावित किया था क्योंकि वो उनकी नानी एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थीं। वह हमेशा सबकी चिंता किया करती थी, ममतामयी माँ थीं तथा साथ ही साथ आज़ादी के सिपाही से ही अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहती थीं। और इसके लिए उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी, पर वह पर्दानशी थीं और साथ ही साथ आज़ाद ख्यालों वाली महिला भी थीं। वह अपने पति के किसी भी प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो एक दृढ़ निश्चय, एक स्पष्टवादी महिला के रूप में भी हमें देखने को मिलती हैं। द्वितीय प्रश्न आता है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार से भागीदारी रही? यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की थी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भागीदारी दिखाई देती है क्योंकि अनपढ़ और परंपरागत भाव पर्दानशी महिला होने के बाद भी उनकी इच्छा थी कि उनकी पुत्री का जो पति हो वह एक स्वतंत्रता सेनानी हो। इसीलिए प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाकर उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा ही वर ढूंढने की इच्छा व्यक्त की थी। तृतीय प्रश्न में कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती है। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए। लेखिका की दादी के घर में के माहौल का शब्द चित्र स्पष्ट कीजिए। लेखिका की माँ की विशेषताएं ये हैं कि वह आजीवन खादी धारण करती थी, सिद्धांतवादी महिला थी। उनकी माँ की खूबसूरती, नज़ाकत भी हमें देखने को मिलती है। वे परी सी प्रतीत होती थी। उनमें आज़ादी का जुनून था तथा साथ ही साथ वे एक विश्वसनीय महिला थी कि जब भी कोई उन्हें अपनी किसी गोपनीय बात उनको बताता था तो वह उसे किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। वे सदा सत्य बोलती थी। तो संगीत के प्रति उनकी विशेष, संगीत और साहित्य चर्चा के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। लेखिका की दादी के घर का माहौल हमें यह देखने को मिलता है कि दादी के घर का माहौल लीक से हटकर था। ज़्यादातर हम समाज में देखते हैं कि लड़कियों, प्राचीन समय में तो बल्कि और ज़्यादा था कि उस समय पर स्त्री समाज को दबाया जाता था। लड़कियों घर में वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की ही मांग की जाती थी। पर लेखिका की दादी ने लीक से हटकर अपने पुत्र वधू के गर्भवती होने पर सर्वप्रथम संतान के रूप में एक कन्या की माँ ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने उनकी इस भाव को, इस इच्छा को पूर्ण भी किया था। लेखिका के घर में पुस्तकें पढ़ने, चर्चा सुनने करने, संगीत सुनने, इन सभी का पूर्ण छूट सबको मिलती थी तथा स्त्रियों का विशेष सम्मान भी किया जाता था। पुत्रियां पैदा होने पर घर में लेखिका की माँ का आदर कम नहीं हुआ था, उन्हें उसी प्रकार से सम्मान दिया जाता था। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी थी? क्योंकि जैसा कि हमने पूर्व में बताया, लेखिका की जो दादी थी वो लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी हो क्योंकि उस समय ऐसी मन्नत मांगना सबसे
सबके सामने एक साहसपूर्ण भाव या कार्य था। ऐसा करने के लिए अलग दिखने की चाह रखती होंगी। उन्होंने ऐसा करके एक दूसरा कारण यह भी होगा कि स्वयं एक महिला थी और महिला होकर स्वतंत्र उन्होंने जीवन जिया था, इसीलिए बिना रोक टोक वे अपने घर में भी एक ऐसी ही प्रथम संतान के रूप में एक लड़की की कामना उन्होंने की थी। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये बात सही है कि हम यदि किसी व्यक्ति को सही राह पर लाना चाहते हैं तो उसे डराने धमकाने की जगह यदि हम उसको सही उपदेश देते हैं, सही बात उसको समझाते हैं, तो हम उसको उसके जीवन का महत्व बताते हैं, तो हम उसे आसानी से सही राह पर ला सकते हैं। जैसा कि दादी ने चोर के साथ किया था, उन्होंने उससे पुत्रवत व्यवहार करते हुए उसको उसकी चोरी की आदत उसे छुड़ाकर उसे खेती जैसे नेक कार्य के लिए उसे तैयार किया और उसका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया। आगे आजीवन उसने चोरी छोड़ दी और वह खेती करने के कार्य में जुट गया। तो इस प्रकार से हम व्यक्तियों के जीवन में सुधार कर सकते हैं। डराने धमकाने से ही व्यक्ति सुधरता नहीं है, बल्कि उसके जीवन में परिवर्तन करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार से उपदेश, विशेष प्रकार का सुधार उनके जीवन में लाना होगा। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यह बात लेखिका ने को अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए ही पता चल गई थी, क्योंकि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए वह साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया था। शादी के बाद लेखिका जब बागनकोट में पहुंची थी तो उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु जब उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी 3 भाषाओं को लेकर एक स्कूल खोला था, जिसको बाद में कर्नाटक सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी थी। और इस प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिए उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों से ही मदद ली थी। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जीवन में उन लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए धन, समय और अपना श्रम देते हैं, जो परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों के बारे में भी सोचते हैं, जो दूसरों की गोपनीय बातों को दूसरों पर सार्वजनिक नहीं करते। ऐसे लोग ही हमेशा श्रद्धा के पात्र होते हैं। बच्चों, आपको ये प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं। कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, वह भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं।